को हिलाकर रख दिया। उनकी सेना ने ब्रिटिश गन पाउडर स्टोर्स पर रॉकेट से शक्तिशाली हमला किया, जिससे जबरदस्त धमाके हुए और ब्रिटिश आर्टिलरी पूरी तरह चौपट हो गई। सैकड़ों ब्रिटिशर्स उनके रॉकेट्स की आग की लपटों में समा गए और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक भाग खड़े हुए। रॉकेट से बहुत नुकसान पहुंचाने के बाद टीपू की कैवलरी ने जमीन से हमला बोला, जिसने ब्रिटिश फॉर्मेशन को पूरी तरह तोड़ दिया। मैदान में धूल उड़ रही थी, तोपों की आवाजें गूंज रही थी और टीपू घोड़े पर सवार होकर चिल्ला रहे थे। युद्ध के मैदान में जब टीपू की आवाज गूंजती तो उनके सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर जाती। टीपू की घुड़सवार सेना और उनकी बिजली सी तेज रणनीति ने ब्रिटिशर्स को धूल चटा दी। पोलेलूर की लड़ाई भारत में ब्रिटिशर्स की सबसे करारी हार के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। 4000 ब्रिटिश सैनिकों में से 336 मारे गए और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। पोलेलूर की जीत से टीपू का खौफ ब्रिटिश सैनिकों के मन में बस गया। उनकी 5 फीट 7 इंच की कद काठी और मांसल भुजाएं अब मैसूर की अजय ताकत का प्रतीक थी। मैसूर का एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठे। लेकिन युद्ध अभी तक जारी था। ब्रिटिश हार से बौखला गए थे और उन्होंने नए हमले की योजना बनाई। टीपू ने अपने सैनिकों को एनकरेज किया, ये जीत शुरुआत है, मैसूर की आजादी के लिए लड़ो। उनके शब्दों ने सेना में नई जान फूंक दी और इसका नतीजा ये हुआ कि 1782 में टीपू ने एक और शानदार जीत का परचम लहराया। बैटल ऑफ अन्नागुड़ी में तंजौर के बाहर उन्होंने फ्रेंच सहयोगी जनरल लाली के साथ मिलकर कर्नल जॉन ब्रेथवेट की ब्रिटिश सेना को 26 घंटे की इंटेंस फाइटिंग में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जीत मैसूर की ताकत का एक और सबूत थी, जिसने ब्रिटिश की नींद उड़ा दी। मैदान में खून बह रहा था, तलवारें चमक रही थी और टीपू सबसे आगे लड़ रहे थे। लेकिन उसी साल एक ऐसी घटना घटी जिसने टीपू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पिता हैदर अली, जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, 7 दिसंबर 1782 को दुनिया को अलविदा कह गए। मरने से पहले हैदर ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को आखिरी पत्र लिखा था, ब्रिटिश तुम्हारी राह में सबसे बड़ा रोड़ा होंगे। उनकी ताकत को उनके ही हथियारों से तोड़ो, फ्रेंच की मदद लो, लेकिन सावधान रहो। इन शब्दों को अपने दिल में उतारकर 29 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान ने मैसूर के सुल्तान की गद्दी संभाली। पिता की मौत के बाद टीपू के कंधों पर अब एक विशाल जिम्मेदारी थी। युद्ध अभी थमा नहीं था और सरप्राइजिंगली निजाम और मराठास ने मैसूर के खिलाफ जाकर फिर से ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद टीपू सुल्तान ने एक अच्छी लीडरशिप की मिसाल कायम करते हुए सेकेंड मैसूर एंग्लो वॉर के एंड तक अपर हैंड बनाए रखा। सेकेंड मैसूर एंग्लो वॉर 1784 में खत्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष एक दूसरे को कब्जे वाले इलाके और कैदी वापस करने पर सहमत हो गए। जब टीपू ने मैसूर की गद्दी संभाली तो उनके सामने चुनौतियां पहाड़ सी थी। लेकिन टीपू ने न केवल अपने पिता की सैन्य विरासत को संभाला, बल्कि मैसूर को एक मॉडर्न और प्रॉस्पेरस स्टेट बनाने की ठान ली। उन्हें पता था कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की नींव सैन्य शक्ति के साथ साथ इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ पर टिकी होती है। युद्ध की छाया में भी टीपू ने सुधार की एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने सड़कें बिछाई जो सैनिकों के लिए स्ट्रेटेजिक आर्टरी और ट्रेडर्स एंड फार्मर्स के लिए लाइफलाइन बन गई। मैसूर के गांव शहरों और बंदरगाहों से जोड़े गए, जिससे व्यापार को स्पीड मिली। डैम्स और नहरों का कंस्ट्रक्शन करवाया गया, जिसने ड्रॉट प्रोन एरियाज में हरियाली बिखेरी, खेती को बढ़ावा दिया और किसानों को नई जिंदगी दी। सिल्क इंडस्ट्री में उनकी क्रांति ने इतिहास रच दिया। उन्होंने चीन से रेशम कीड़ों के अंडे मंगवाकर मैसूर को सिल्क प्रोडक्शन का केंद्र बनाया, जिसकी साड़ियां भारत सहित दुनिया में चमकने लगी और मैसूर की इकोनॉमी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने एक न्यू करेंसी सिस्टम शुरू किया, जिसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों पर मैसूर का नाम और प्रतीक छपा होता था, ताकि पूरे राज्य में एक यूनिफाइड मॉनेटरी सिस्टम बन सके। मिलिट्री इनोवेशंस में भी टीपू ने क्रांति ला दी थी। उन्होंने अपने मैसूर रॉकेट्स को और भी एडवांस बनाया। उन्होंने मास लॉन्च टैक्टिक्स को मास्टर किया, जिससे सैकड़ों रॉकेट्स एक साथ दागे जा सकते थे। अंग्रेजों के लिए ये रॉकेट सबसे डरावना वेपन बन चुका था। यही वजह है कि बाद में ब्रिटिशर्स ने इन रॉकेट्स को स्टडी किया और अपने इंप्रूव्ड वर्जन्स बनाए और यही से मॉडर्न मिलिट्री रॉकेटरी की शुरुआत हुई। मैसूर की धरती से उठा ये आग का गोला आगे चलकर दुनिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन बना और इसी वजह से आगे चलकर मिसाइल
मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि टीपू सुल्तान दुनिया के पहले वॉर रॉकेट के असली इनोवेटर थे। इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने नेवी के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। उन्होंने मंगलोर और अन्य कोस्टल एरियाज में जहाजों का निर्माण शुरू किया ताकि मैसूर की समुद्री शक्ति बढ़े। उनकी विदेश नीति भी अपने समय से आगे थी। उन्होंने ओटोमन एम्पायर, फ्रांस और अफगानिस्तान जैसे देशों से राजनीतिक संबंध बनाए। इस्तांबुल में राजदूत भेजकर और इराक के बसरा में ट्रेडिंग कॉलोनी स्थापित करने की योजना बनाकर उन्होंने मैसूर को ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाने का सपना देखा। फ्रांस, अफगानिस्तान के अमीर और टर्की के सुल्तान के साथ गठबंधन बनाकर उन्होंने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को कम करने की चाल भी चली। इसके साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित होकर बाद में टीपू ने मैसूर में जेकोबिन क्लब की एस्टैब्लिशमेंट की, जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की आइडियाज को बढ़ावा देता था। इन सभी कदमों से मैसूर एक डिसिप्लिन, डेवलप्ड और पावरफुल स्टेट बन गया। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही टीपू सुल्तान की भी दो साइड्स थी। जिस टीपू सुल्तान को एक तरफ रिफॉर्मर, मिलिट्री इनोवेटर और पेट्रन माना जाता है, वही उनका दूसरा पहलू उतना ही भयानक माना जाता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि टीपू सुल्तान ने अपने शासन में धर्म के आधार पर सख्ती दिखाई। कोगाडू, मालाबार और मैंगलोर जैसे इलाकों में हजारों हिंदुओं और क्रिश्चियंस को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। कोडावास के साथ हुए अत्याचारों का जिक्र उस समय के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें पता चलता है कि टीपू सुल्तान के आदेश पर करीब 40,000 नॉन मुस्लिम्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और करीब 40,000 लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। बाद में उन कन्वर्टेड लोगों में से बच्चों और युवाओं को जबरदस्ती हथियार थमाकर टीपू की अहमदी यूनिट में भर्ती कर दिया गया। जो लोग अपना धर्म नहीं त्यागना चाहते थे, उनका और भी बुरा हश्र किया गया। टीपू सुल्तान ने बिना कपड़ों के ईसाई और हिंदुओं को हाथी के पैर से बंधवाकर तब तक घुमवाया जब तक उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। कई बार उन्होंने हार चुके लोगों के मंदिरों और चर्चेस को भी तबाह किया। नापोकलू पर हुए हमले में टीपू ने आसपास के गांवों बेतू और कोलाकेरी के मंदिरों को तोड़ दिया और बिड्डा तंडा परिवार का घर जला दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 8,000 मंदिरों को तोड़ा, जिनमें से कई सोने, चांदी और तांबे की छतों वाले थे और जिनके अंदर मूर्तियों के नीचे खजाने दबे थे। ये सब सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि इसके सबूत टीपू सुल्तान की अपनी लिखी चिट्ठियों और रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। उनकी डायरी, किताबें और सपनों के रजिस्टर बताते हैं कि उनके मन में गैर मुस्लिमों के लिए गहरी नफरत थी। उनका मानना था कि उनके खिलाफ जिहाद करना उनका धार्मिक कर्तव्य था। उनकी तलवार की मूठ पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के लिए बिजली का प्रहार है। अफगानिस्तान के अमीर और टर्की के सुल्तान को लिखे पत्रों में उन्होंने बार बार जिहाद और इस्लामी एकता का जिक्र किया। टीपू के दरबार में पर्शियन डोमिनेंस और इस्लामिक फेस्टिवल्स की डोमिनेंस ने हिंदू प्रजा में भय पैदा किया, क्योंकि जनता को लगता था कि उनकी नीतियां इस्लाम केंद्रित है। मुस्लिम अधिकारियों को ऊंचे पद और टैक्स में छूट दी गई, जबकि हिंदुओं और क्रिश्चियंस पर भारी टैक्स लगाए गए। सांस्कृतिक रूप से भी उन्होंने इस्लाम को हावी करने के प्रयास किए। उन्होंने मैसूर का नाम बदलकर नजरबाद, मैंगलोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा, जो हिंदू पहचान को मिटाने का प्रयास था। कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया गया, जिससे वहां की संस्कृति को बड़ा झटका लगा। हालांकि एक सच ये भी है कि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को दान भी